तो चलिए जी, आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है कि बचपन में हमें कुछ चीजों को लेकर भ्रांतियां हो जाती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट गलत बन जाते हैं, मिसकॉन्सेप्शन जिसे बोलते हैं। कि मतलब जैसे आप छोटे थे तो बहुत सारी चीजों को लेकर आप कुछ और सोचते थे, थोड़े बड़े हुए तो हमें पता लगा कि यार जो हम सोचते थे वो गलत है, वो सही नहीं था। तो ये कब पता लगा? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे वो बात सही पता थी। हमारा गलत पता होना तब तक हमारे लिए सही था जब तक हमें कोई ऐसा नहीं मिल गया जिसे उस बारे में सही पता था। तो ये काम कौन करता है आपके लाइफ में? आपके पेरेंट्स करते हैं, आपकी सोसाइटी करती है और आपके टीचर्स करते हैं। तो अगर हम डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जितनी बात करेंगे वो टीचिंग और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यानी बच्चा और शिक्षक ये दोनों कैसे इस चीज को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली स्लाइड का पहला टॉपिक क्या है कि सब बच्चों को यानी हमको भी और दूसरों को भी अपने जीवन में जब वो छोटे थे, बाल्यकाल में थे, तो उनको कुछ ना कुछ भ्रांतियां थी। एक बार के लिए आप याद करके देखिए, मैं अपनी एक शेयर करता हूं, फिर आप अपनी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। जैसे हमें लगता था कि बचपन में अगर रेलवे ट्रैक पे 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे तो चुंबक बन जाएगा, तो ये भ्रांति थी। तो हम क्या सोचते थे कि जैसे रेलवे ट्रैक पे 1 रुपए का सिक्का रखा, उसके ऊपर से रेल गुजरेगी तो क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। तो ये क्या था? मिसकॉन्सेप्ट था हमारा बचपन का। ये एक एग्जाम्पल है, और भी कितने हो सकते हैं कि अगर हम उस पेड़ के नीचे से गुजरेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, अगर हम ये खाना खा लेंगे तो हम गोरे हो जाएंगे, अगर हम दूध, बच्चे को बोल देते हैं ना बचपन में कि दूध पी लो गोरे हो जाओगे, तो ये हालांकि इसका जो मकसद है वो उसको दूध पिलाना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर उसके बचपन में एक मिसकॉन्सेप्ट बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे आपके भी रहे होंगे कि हम बचपन में कुछ और सोचते थे लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो कुछ और था। तो ये सबके जीवन में होते हैं, तो इसलिए इसको लेकर कोई भी बच्चा अपने आप में हीन भावना ना फील करे, ये हमारा काम है। ये कब नहीं हीन भावना फील करेगा वो? जब हम उसे ये बताएंगे कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम छोटे थे हम भी कुछ चीजों के बारे में गलत जानते थे और तुम जानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली बात ये कि वो जो टॉपिक आप पढ़ाने गए हो उसके बारे में उसे कुछ पता होना चाहिए, और जो पता होगा वो गलत भी हो सकता है और थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है। गलत होगा तो भी आपको ठीक करना है, थोड़ा बहुत सही पता है तो उसे और अच्छे से बताना है। तो ये आपका काम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आप अपने लेसन प्लान बनाएंगे, अपने 3rd सेमेस्टर में जाके पाठ योजना बनाओगे, तो उसमें एक स्टेप आएगा प्री नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण, कि इस बारे में बच्चा पहले से क्या जानता है ये पता करना। तो ये पता करने के बाद हमें आसानी होती है उसे नया ज्ञान देने में, अगर ये पता चल जाए कि उसे पहले से कितना पता है। इसके अलावा जो मिसकॉन्सेप्ट है उसे हम ये बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में बन जाते हैं, यानी जो सही था वो ना बन के उसके दिमाग में कुछ और बन गया कॉन्सेप्ट। जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे ना कि एक बच्चे को लगा जिसके भी 4 पैर हैं वो एनिमल, उसे गाय कहते हैं। तो बनना कुछ और कॉन्सेप्ट था लेकिन उसके पैरेलल कुछ और बन गया, इसे हम मिसकॉन्सेप्ट बोल देते हैं, यानी उसको भ्रांति हो गई, गलतफहमी हो गई। सीधी भाषा में जो उसको पता होना चाहिए था वो ना पता होकर उसे उसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसा पता है जो नहीं पता होना चाहिए था। तो ये हमारी भ्रांति है, गलतफहमी है। कोई डाउट इसमें? चलिए जी, अब हमें ये मानना पड़ेगा क्योंकि हम इंसान हैं, और एक आम भाषा में बोला जाता है ना, इंसान क्या है? गलती का पुतला है। तो हम जीवन भर गलती करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा भी सेम वही काम करता है। तो एक कॉमन पार्ट ऑफ लर्निंग है ये, मतलब बहुत सामान्य सी बात है। और ऐसा नहीं कि बच्चों को ही गलतफहमी होती है, हमें भी है। तब हमें उस लेवल की थी, आज कोई दूसरे लेवल की है। जैसे कितनी भी मेहनत कर लो आदमी को वही मिलता है जो किस्मत देती है, मिसकॉन्सेप्शन। दूसरा भी हो सकता है, कोई और किसी का इसके रिगार्डिंग कुछ और कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर कुछ लोगों का बन जाता है कि अगर मैं इस दिन ये कपड़े पहनूंगा तो मेरा काम बनेगा, इस दिन मैं खाना खाऊंगा, सुबह उठते मैंने इसका मुंह देख लिया। सारी क्या है? गलतफहमियां है, मिसकॉन्सेप्शन हमारे बनते रहते हैं। हम गलती करते हैं, सीखते हैं। सेम बच्चा गलती करता है, सीखता है। तो ये एक तरह से लर्निंग का ही एक पार्ट है। तो मिसकॉन्सेप्ट होना कोई गलत बात नहीं है, ये एक लर्निंग का ही एक भाग है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है जी। अब मिसकॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझे, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चे के पास अपनी धारणा के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। समझ गए? अब तक हम क्या मानते आए कि जो भी मैं बोलूंगा उसके पीछे कुछ प्रमाण होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए।
लेकिन जब मिसकॉन्सेप्ट ही बोल दिया, गलतफहमी ही बोल दिया, भ्रांति ही बोल दिया उसे, तो वहां पर क्या होगा? लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं होगा, बस मैंने बोल दिया। क्यों बोल दिया? हम बोलते हैं ना मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे ऐसा लगना यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक मिसकॉन्सेप्ट है उस चीज को लेकर। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? तो इसलिए हम इसको देखें तो बच्चा क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, धीरे धीरे करके अपने मिसकॉन्सेप्ट को, अपनी भ्रांतियों को, अपनी गलतफहमियों को दूर करता जाता है। किसकी सहायता से? टीचर की सहायता से या पेरेंट्स की सहायता से। हम अगर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और स्कूल की बात करें तो टीचर की सहायता से। जो उसे पता है, वो उसे गलत पता है, टीचर उसे सही करता है। बस ये आपका काम है। अगर आप सिर्फ इतना कर दो कि जो बच्चे को पता है, आप पहले तो ये पकड़ पाओ कि इसे गलत पता है और फिर आपको सही पता होना चाहिए, ताकि आप उसे उस यात्रा तक ले जा पाओ। कोई डाउट इसमें? तो क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी, क्या पहचान होती है, कैसे हम बता सकते हैं कि मिसकॉन्सेप्ट को इस तरह पहचाना जा सकता है, ये विशेषताएं इसमें होगी। तो पहला क्या है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं पहली बार छतरपुर आया, मेट्रो से आया, और मुझे जो कैब मिली वो आधे घंटे बाद मिली। फिर मुझे दोबारा आना पड़ गया, फिर वो आधे घंटे बाद मिली। अब मेरे दो पास्ट एक्सपीरियंस बन चुके हैं जो मेरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि यहां पर कैब हमेशा, अब देखो हुआ मेरे साथ 2 बार है, लेकिन मैं उसे हमेशा के साथ जोड़ दूंगा कि कभी भी आ जाओ, यहां टाइम पर नहीं मिलता, हमेशा यहां पर लेट मिलता है जाने का कोई साधन। तो ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ गया मेरा ये कॉन्सेप्ट। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं जो गलत है। अब आप अपने सोच के देखो, मान लीजिए किसी इंसान ने आपके साथ कोई चीटिंग कर दी पैसों के मामले में। अब आपका वो एक्सपीरियंस है, वो आप अगली बार किसी के साथ कोई ईमानदार व्यक्ति भी आपको मिल गया, ये एक्सपीरियंस आपका मिसकॉन्सेप्ट बना के बैठा है आपके दिमाग के अंदर। कैसे बना है? पास्ट में आपको एक्सपीरियंस हुआ था, कहीं आप किसी एक जगह पर गए, आपके पैसे चोरी हो गए। अब हो सकता है पहली बार वहां पर किसी के पैसे चोरी हुए हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा यार वहां पर जो जाओगे ना, ध्यान से जाना, वहां पर चोर बहुत घूमते हैं। तो इस तरह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, पुराने अनुभव के साथ हमारे मिसकॉन्सेप्ट जुड़े रहते हैं। ये पहली बात थी। कोई डाउट इसमें? आगे क्या है, ये जो विसंगति है, ये जो भेदभाव है, कैसे? एक्चुअल सिचुएशन और हमारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये हमेशा मिसकॉन्सेप्ट बनाता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बीएड में आया, मैंने एक पेपर में बहुत मेहनत की, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। ये मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको मिसकॉन्सेप्ट बना के 10 लोगों को बता दूंगा कि अरे उस पेपर में मेहनत मत करना, कोई फायदा नहीं है, मैंने इतनी की थी, मैं फेल हो गया। अब मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एक्चुअल सिचुएशन से बहुत दूर था, सब थोड़ी ना फेल हुए हैं, लेकिन मैंने उस अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को सबके लिए बता दिया, अनाउंस कर दिया। तो एक्चुअल सिचुएशन और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आपका व्यक्तिगत अनुभव और सही में जो चीज है, जो फैक्ट है, वो बहुत अलग अलग होते हैं। और इसके बीच में जितना गैप होगा उतने ही हमारे मिसकॉन्सेप्ट बनते जाएंगे और लाइफ टाइम बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक टाइम पर आकर बंद हो जाते हैं, लाइफ टाइम बनते हैं। और इसका समाधान क्या है? न्यू नॉलेज, नया ज्ञान, नया एक्सपीरियंस। किसी दिन आपका कोई नया एक्सपीरियंस हो गया तो पुराने वाला आपका साफ हो जाता है, फिर आप उसे भूल जाते हो, नए को पकड़ लेते हो। तो इस तरह ये चलता है। तो इसी तरह बच्चों के मन में भी जो ये मिसकॉन्सेप्ट है, भ्रांतियां है, गलतफहमी है, इनकी जड़ें बहुत गहरी तक बैठी होती है। क्यों बैठी होती है? मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप रास्ते से गुजरे, आपको कोई ऐसा इवेंट हुआ जो आपको पहले से बताया गया था आपकी सोसाइटी में कि अगर ये हो जाए तो दिन खराब जाएगा, और उस दिन आपका दिन सच में खराब चला गया। अब वो जो मिसकॉन्सेप्ट था, अगर उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था आपके मन में, तो भी वो एक्सपीरियंस उसकी जड़ें और गहरी कर देगा। ऐसा होता है ना, आपके हर एक्सपीरियंस पहले वाले एक्सपीरियंस को अगर सपोर्ट करते हैं तो आपकी वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर जड़ें आपके दिमाग में गहराती चली जाती है। यार मुझे पता था ऐसा ही होगा, मुझे पहले से पता था, मेरी किस्मत ही तो ऐसी है, मुझे पहले पता ही था मेरा काम बिगड़ेगा, मुझे पता है मेरा काम कोई भी पहले एफर्ट में नहीं होगा। तो जितना हम इसे रिपीट करेंगे उतना उसकी जड़ें क्या होंगी? मजबूत होंगी, गहराती चली जाएंगी। ठीक है जी। और जो ये मिसकॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त होते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप इसे टेंजिबल तरीके से बता पाओ, बस आपके दिमाग में अपना आपका इंडिविजुअल बिलीफ है ये। और बिलीफ कैसे बने हैं? आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। और जरूरी नहीं कि मेरे और आपके बिलीफ एक जैसे हो, सेम सिचुएशन में दोनों के अलग अलग हो सकते हैं।
क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में बैठा है, मैं उसके हिसाब से बिलीफ बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये सारे मिसकॉन्सेप्ट जो बने हुए हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, बस विचार के तौर पर हमारे दिमाग में बैठे हैं। मतलब जो हुआ है हमने उसको एक मीनिंग दे के अपने दिमाग में बैठा लिया, और उसी मीनिंग को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं कि अरे कभी भी उस आदमी का भरोसा मत करना, वो बहुत खराब आदमी है। उसने आपको चीट किया, फैक्ट है, लेकिन वो खराब आदमी है, ये मेरा अपना विचार है। हो सकता है वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो। देखो आपकी लाइफ का कोई भी हीरो उसे याद करो जिसको आप एडमायर करते हो, कोई भी हो सकता है, एक बार के लिए उसे याद करके देखना, उसे कोई ना कोई क्रिटिसाइज कर रहा होगा इसी टाइम पे, या उसके बारे में सोच रहा होगा गलत। तो यानी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अलग बात है, और उस पर स्टैंप लगा देना कि ये ऐसा ही है, ये अलग बात है। तो ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आती है, अधूरा ज्ञान, हमें अधूरी जानकारी मिलती है, हमारी जो भ्रांतियां हैं, गलतफहमी है, वो मजबूत होती जाती है। इसीलिए कहा गया ना कि नॉलेज जो है, ज्ञान, ज्ञान कौन सा? सही ज्ञान, और सही शिक्षक से मिला हुआ ज्ञान आपकी गलतफहमी दूर कर देता है, आपकी आंखें खोल देता है। बट अगर इसका अपोजिट है कि हमेशा आपको पूरी जानकारी न मिले, आधी अधूरी देते रहे, तो आपके जो वो गलतफहमी थी, भ्रांतियां थी, वो और मजबूत होती चली जाएंगी। कोई डाउट इसमें? पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है ये, क्योंकि जब जब हमारे दिमाग में गलतफहमी होगी किसी भी चीज को लेकर, हमारा जो दिमाग है वो कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि फैक्ट तो है ही नहीं अपने पास, कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है ही नहीं जो मैं आपके सामने रख दूं। एक तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, उधर मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है दिमाग में नहीं ऐसा ही तो हुआ है तुम्हारे साथ। तो हम क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। जैसे कोई तर्क की बात करता है हमें वो भी ठीक लगता है, लेकिन जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस पे जाता हूं तो मुझे वो ठीक लगता है, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी। और कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? अगेन सही ज्ञान, राइट नॉलेज। किसके द्वारा आएगा वो आपके पास? सही शिक्षक के द्वारा आएगा। तो इसलिए हमेशा जो गलतफहमियां होती हैं वो इसी तरह जड़ जमाती हैं, क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान मिलते रहते हैं, पूरा ज्ञान कोई नहीं देता। और जिस दिन पूरा ज्ञान मिलता है तब समझ में आता है कि हम कितनी चीजों को लेकर गलत सोचकर बैठे थे। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? कंफ्यूजिंग आ गई। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपकी भ्रांति है, आपकी गलतफहमी है, वो मेरी भी हो, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसा सोचते हैं। जैसे अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं, जैसे आप मेरे पास आए कि अरे सर आज क्लास मत लो। क्यों? आज कोई बच्चा क्लास लेना नहीं चाहता। अब आप इसमें सबको इंक्लूड कर गए, जबकि ये आपका या आपके दो चार दोस्तों का मन हो सकता है, लेकिन आपने इसमें क्या बोला? कोई बच्चा क्लास नहीं लेना चाहता। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में? हम अपने एक्सपीरियंस में सबको जोड़ लेते हैं, और उससे क्या हो जाता है, क्या मिलता है इससे? कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भूल जाते हैं कि भाई हो सकता है मुझे इनकी क्लास पसंद नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का मन होगा। अभी अभी मैं अगर अनाउंस कर दूं कि आज के बाद अगले 4-5 दिन तक मेरी कोई क्लास नहीं होगी, आपको जो करना है करो, मैं मानता हूं मेजोरिटी खुश हो सकती है कि भाई ठीक है मजा आ गया। लेकिन एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको लगता हो कि यार टाइम वेस्ट हो गया, फिर मैं क्यों आया फिर इतनी दूर उठ के, अगर क्लास ही नहीं लेनी थी तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। तो जो आप, अगर आप सिर्फ इतना अपने जीवन में अपना लो ना कि जो मैं सोचता हूं वो मेरा विचार है, वो दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाए। खासकर जो रिलेशनशिप के इशू है वो इसीलिए तो है कि जो मैंने सोच लिया वो तुम क्यों नहीं सोच रहे हो, और जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। और हम यहाँ क्या भूल गए कि जैसे मैं सोचने के लिए फ्री हूं, वो भी सोचने के लिए फ्री था, उतना ही फ्री था जितना मैं हूं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मनोविज्ञान इसी पर बात करता है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है ना अलग। तो हमारी गलतफहमियां भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो कोई डाउट इसमें? तो अब इसका रीजन क्या होगा? ये जो मिसकॉन्सेप्ट बनते हैं इनका कारण क्या होता है? सबसे पहले तो जो करिकुलम बनाया जाता है बच्चे के लिए, अगर कहीं उसमें कमी आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने बच्चे के लिए एज को ध्यान में ना रख के, उसके बैकग्राउंड को ध्यान में ना रख के भारी भरकम करिकुलम पढ़ा दिया उसको, तो अब वो क्या करेगा? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके पास होता चला जाएगा, और उसके क्या बनते रहेंगे? मिसकंसेप्ट बनते रहेंगे, उसकी गलतफहमियां बनती रहेगी। तो करिकुलम सही होना बड़ा जरूरी है, बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे के बैकग्राउंड के हिसाब से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, और उसकी सोसाइटी में क्या चलता है उसके हिसाब से। करिकुलम डिजाइन नहीं होगा तो उसकी गलतफहमियां मजबूत होती चली जाएंगी। दूसरा क्या है? टेक्स्ट बुक कई बार सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करती। अगेन
अगर मेहनत टेक्स्ट बुक बनाने में नहीं हुई ढंग से, तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने गए, एग्जाम्पल के तौर पे आप हिंदी पढ़ाने गए, अब हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य क्या था कि बच्चा लिटरेचर भी सीखे, व्याकरण भी सीखे, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो लिटरेचर को सपोर्ट ही नहीं करती, या उसमें इतना डिफिकल्टी लेवल उसका हाई है कि बच्चा उससे जुड़ ही नहीं पाता। बहुत सारी कविताएं ऐसी हो सकती है ना, जो मैक्सिमम अगर उसमें डिफिकल्टी लेवल आपने इंक्रीज कर रखा है तो बच्चे को मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो उसका लिटरेचर का ज्ञान भी अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट मिला, और उसके फिर गलतफहमी क्या बनी कि हिंदी का लिटरेचर बड़ा मुश्किल होता है, बोरिंग होता है। यही तो बोलते हैं हम, अरे मजा नहीं आता पढ़ने में, जबकि बात क्या है, हमने ढंग का साहित्य पढ़ा ही नहीं। अगर वो पढ़ लेते तो ये बात ही नहीं आती। जैसे आपके भी 10th 9th में कोई ऐसी कविता कहानी रही होगी, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रहा होगा जिससे आप बच के भागते थे, और आपने उस एक सब्जेक्ट, उस एक टॉपिक की वजह से, अगर वो ज्यादा थे संख्या में, आपने पूरे सब्जेक्ट को लपेट लिया कि सब्जेक्ट ही बोरिंग है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आगे क्या है, टीचर बिहेवियर क्लासरूम में। देखो मैं अगेन आपको बार बार एक चीज बोलता हूं, कहीं भी जाइए सारी चीजें घूम फिर के टीचर के बिहेवियर और उसकी क्लासरूम प्रेजेंटेशन पर आकर खत्म हो जाती है। अगर मेरा सब्जेक्ट कितना बढ़िया है, मेरे सामने बैठे बच्चे बहुत सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है, या मुझे डिलीवरी करनी नहीं आती सब्जेक्ट की, तो मेरे बच्चों के मिसकॉन्सेप्ट बन जाएंगे। क्या बनेगा सबसे पहले तो, ये सब्जेक्ट क्या है, बोरिंग है, खराब है, और उसी के साथ साथ और 10 12 15 मिसकॉन्सेप्ट बन जाएंगे, और बचपन में ज्यादा बनते हैं। तो टीचर का बिहेवियर बहुत काम करता है बच्चों के मिसकॉन्सेप्ट को ठीक करने में और उन्हें और बिगाड़ने में भी। आप उनके उस कच्ची मिट्टी है ना बच्चा, तो आप उन्हें और बिगाड़ भी सकते हो और उन्हें सही शेप भी दे सकते हो। तो एज अ टीचर आपका बिहेवियर, देखो मैं हमेशा बोलता हूं, कंटेंट नॉलेज कम होगा चल जाएगा, क्योंकि आप उसे सीख लेते हो पढ़ाते पढ़ाते। आपकी लैंग्वेज की दिक्कत होगी चल जाएगी, बिहेवियर की दिक्कत नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो पकड़ में नहीं आती आपके, दूसरों के तो तुरंत आ गई, लेकिन आपको हमेशा क्या लगता है, और मैं क्या करता, ये नहीं करता तो, एक बच्चे ने काम नहीं किया, मैं उसे 2 थप्पड़ नहीं मारता तो क्या करता। नहीं, बहुत सारी चॉइसेस थी करने के लिए, बस आपने वो की, इसलिए आप उसी पे स्टैंप लगवाना चाह रहे हो सबसे, और मैं क्या करता। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? चलिए, इसके बाद क्या है, एजुकेशनल एड्स, जो आप शिक्षण की सामग्री यूज करते हो, अगर वो ढंग से नहीं बनाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पढ़ाना था गांधी जी को, आपने बैठ के रात में चार्ट बनाया और सुबह आके देखा गांधी जी लग ही नहीं रहे, वो कुछ और दिख रहा है, तो अब आपके बच्चों को उनको लेकर कॉन्सेप्ट आपने गलत कर दिया और आपने पढ़ा दिया उसे, या कोई और टीचिंग एड आपने ऐसा यूज किया जो आपके उस दिन के टॉपिक को सपोर्ट नहीं करता। समझ गए? तो बड़ा ध्यान से करना है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, दिखाने के लिए कि मैंने टीचिंग एड यूज किया है, हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, जबकि ये देखना पड़ेगा कि आपने तो यूज कर दिया, आपका 40 मिनट का काम खत्म हो गया, लेकिन बच्चे के दिमाग में आपने क्या बना दिया, गलतफहमी, भ्रांति, मिसकॉन्सेप्ट बना दिया। अब वो उसको उसी नजर से देखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको जो पढ़ाने के लिए आप अपनी सहायक सामग्री लेकर गए हो ना, उसे जांच लो, परख लो, उसको यूज करके देख लो कि वो सही मैसेज डिलीवर करती है कि नहीं करती है, जिस टॉपिक पर आप उसे यूज करना चाहते हो वो उसके काम की है या नहीं है। उसके अलावा क्या है, कई बार स्कूल की बिल्डिंग, मैनेजमेंट, टाइम टेबल, बहुत सारी एक्टिविटी स्कूल के अंदर, स्कूल की लोकेशन, ये सारी चीजें भी बच्चे की लर्निंग पर इंपैक्ट डालती है और उसका मिसकॉन्सेप्ट बनता है एजुकेशन सिस्टम को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी स्कूल में अगर इतना सख्त माहौल है कि बच्चा पूरा दिन क्लास में बैठा है और उसको कोई भी टीचर आता है उसकी गलती पर तुरंत पीट कर चला जाता है, या ये मान के चलिए कि उस बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं है अपने हिसाब से अपनी बात करने की क्लास में, तो अब उस बच्चे के एक स्कूल ऐसा करता है, लेकिन उसका मिसकॉन्सेप्ट जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा, सारे स्कूल्स के लिए। स्कूल खराब होते हैं, बस भगवान किसी तरह 12 साल पूरे करा दे, जबकि वही टाइम पीरियड आपकी लाइफ का बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो इसलिए स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटी, उसकी लोकेशन, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट बनाती है, अगर वो सही नहीं है तो गलत बनाती है। कोई डाउट इसमें? इसके अलावा क्या है, हम कई बार डिसिप्लिन को ना, देखो बहुत आप भी इसको रिलेट करोगे जब आप टीचिंग करने जाओगे, डिसिप्लिन का मतलब डांटना डपटना या बच्चे को मारना पीटना ही नहीं होता। मतलब हम अक्सर मान लेते हैं कि भाई डांटेंगे या मारेंगे, धमकाएंगे, क्लास से बाहर कर देंगे, ये डिसिप्लिन है। नहीं, ये सिर्फ एक तरीका है उसका, इसके अलावा उसके और 10-20 तरीके हैं, और जिनमें सबसे अच्छा है कि आप बच्चे के साथ पहले कनेक्ट करो,
उसके बैकग्राउंड को समझो। आप सख्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया ना संस्कृत में, शिष्य को और पुत्र को दोनों को ना प्यार की बजाय थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। शिष्य और आपका पुत्र, आपका बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे तो ये गलती करेंगे। तो आपको सख्त होना है लेकिन बदतमीज नहीं होना, दोनों में अंतर है। सख्त होना है लेकिन कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना जिससे बच्चे के जीवन भर वो नेगेटिव स्टेटमेंट उसके दिमाग में रह जाए और वो उससे उभर ही ना पाए कभी भी। तो ध्यान से, क्योंकि बच्चा बहुत अभी उसके विचार आपके साथ जुड़े हैं और वो बहुत कोमल मन का है, वो आपकी हर बात को सच मान लेगा। तो इसलिए जो भी स्टेटमेंट दो उसे बड़े ध्यान से दो और ये सोच के दो कि अगर मुझे किसी ने बचपन में ये बोला होता या किसी ने बोला था तो मुझे कैसा लगा था। सख्त होने में कोई बुराई नहीं है, सख्त नहीं होगे तो बच्चा काम नहीं करेगा, लेकिन उस सख्ती के अंदर भी एक प्यार, एक प्रेम, एक कनेक्शन होना चाहिए, तभी बच्चा आपके साथ जुड़ेगा और दिल से काम करेगा। कोई डाउट इसमें? इसके अलावा क्या होता है कि हम कई बार बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, मनोवैज्ञानिक इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा मिसकॉन्सेप्ट बना लेता है, गलतफहमी बना लेता है। आपको समझ में आना चाहिए कि हर समय बच्चे की फिजिकल एनर्जी एक लेवल पे नहीं होगी, हर बच्चे का इमोशनल एक लेवल नहीं है। हो सकता है घर में बच्चे के कुछ ऐसा गलत हुआ है, वो आपके पास आके बैठ गया, अब आप उससे उम्मीद करते हो कि बिल्कुल वैसा ही हंसे, वैसी बात करे, वैसे परफॉर्म करे जैसा वो रोज करता था। तो नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ माइंड, उसके दिमाग की जो इस टाइम पे सिचुएशन है वो उसके बिहेवियर में आएगी। और अगर आप ये समझकर चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को समझने में। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, अगेन हम उसकी कुछ गलत फहमियां बना देंगे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, टीचर को लेकर। जो कि अगर आप ज्यादा सख्त टीचर से पढ़कर आए हो ना, तो आपको फिर हमेशा हर टीचर में वही सख्ती दिखती है कि अरे इनसे बात मत करना, ये डांट देंगे, इनसे सवाल मत पूछना, डांट देंगे, इनको कुछ मत बोलो, पता नहीं क्या कह देंगे। तो ये कहां से बना है? आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। तो अब आप टीचर बनोगे, आपको किसी बच्चे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देना। आपको ऐसा देना है कि टीचर ऐसे होते हैं जिनके सामने जाकर हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं और वो हमें अच्छी सलाह देंगे, और अगर उन्हें नहीं पता तो वो हमें किसी ऐसे इंसान के पास भेजेंगे जिसे उस बारे में पता है। आप ये कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो। तो दोनों आपके हाथ में है। इसके अलावा क्या है, नियम बनते हैं सपोर्ट के लिए हमारे। जैसे आप सोच के देखो, ट्रैफिक लाइट बनी है, रेड लाइट बनी है, किसके लिए बनी है? हमारे सपोर्ट सिस्टम के लिए। अगर ये ना हो तो पूरी दिल्ली एक दिन में बंद हो जाएगी। लेकिन कोई इसका मिसयूज कर दे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो सेम आपको भी जो रूल दिए गए हैं कि बच्चों को ये असाइनमेंट देना है, ये होमवर्क देना है, ये सारे रूल ये उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए बने हैं, उसकी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए बने हैं। अगर आप इसका मिसयूज करके उसे डांटोगे, उसे कुछ गलत बोलोगे, तो इसका मिसयूज हो गया। बच्चे के अंदर आपको लेकर, कंटेंट को लेकर, सिस्टम को लेकर एक गलतफहमी आ गई। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना है कि रूल बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसकी लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा क्या है, कई बार टीचर, एजुकेटर या हेड, जो भी प्रिंसिपल है, वो बहुत ही तानाशाही रवैया अपना लेते हैं। सुनना ही नहीं है मुझे, आपको मेरी बात फाइनल है बिल्कुल। तो ये भी क्या करता है, बच्चों के जीवन में एक कॉन्सेप्ट को खराब कर देता है। उसको लगता है कि यार ये बिहेवियर जो इन्होंने मेरे साथ किया है, इसका मतलब सब ऐसे ही करते हैं। और फिर वो बच्चा अपने सवाल नहीं पूछेगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेकर बैठा रहेगा और उसकी जीवन भर वो गलतफहमी उसके साथ चलती रहेगी, जब तक कि उसे कोई सही सिस्टम ना मिल जाए, सही उसको कोई टीचर ना मिल जाए। तो आपको तानाशाही रवैये से हमेशा बचना है। आपको उनके साथ मिल बैठ के काम करना है, उनकी सुनकर आपको काम करना है। कई बार एग्जामिनेशन सिस्टम और वो इतनी खराब तरह से डिजाइन कर देते हैं कि जो बच्चा, मान लीजिए एग्जाम में, किसका एग्जाम हो रहा है? आपकी मेमोरी का, आपने कितना याद रखा उस 3 घंटे में, इसका एग्जाम है। इसका एग्जाम थोड़ी ना कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, या आप कितने अच्छे विचारों वाले हो, या आप कितने अच्छे बिहेवियर वाले हो। इसका एग्जाम नहीं हुआ। वो एग्जाम क्या हुआ कि भाई 23 नवंबर को, 24 नवंबर को इस 3 घंटे में इस बच्चे ने इतना याद रख के लिख दिया। आपकी मेमोरी और आपकी राइटिंग स्किल, 2 चीजों का एग्जाम हुआ। लेकिन हमने टैग लगा दिया कि तुम तो बिल्कुल एग्जाम में फेल हो गए, तो जीवन में ही फेल हो। तो ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, ये भी कई बार बच्चे के जीवन में, ये तो बहुत ज्यादा आप देखते हो ना, कोई रिजल्ट आया, बच्चे कितना गलत स्टेप उठाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर टैग लगा दिया सोसाइटी ने कि अगर तुमने ये टेस्ट पास नहीं किया, अगर तुम फेल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपने जीवन से ही फेल हो गए, तुम कुछ कर ही नहीं सकते अपने जीवन में। और आपको पता है, मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बता दूं, छोटा सा। अनुपम खेर के बारे में हम सब जानते हैं, इतने महान एक्टर हैं। उनके पिताजी की उन्होंने कहानी सुनाई थी कि एक बार क्या हुआ, वो 9th क्लास में थे
तो 9th क्लास का रिजल्ट आना था, तब तो बड़े हल्ला मचता था ना, बच्चे फेल ज्यादा होते थे। तो उनके पिताजी नौकरी पे जाते थे, तो वो हमेशा वेट करते थे कि यार 9th क्लास का रिजल्ट आएगा मेरा, पता नहीं कब किस दिन वो फेल होने की सूचना आ जाए, और पिताजी गुस्से में आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, जो भी उनके दिमाग में रहा होगा। तो डेली वो इंतजार करते थे कि आज ना आए, आज ना आए, जैसा कि बच्चा करता है। तो एक दिन उनके पिताजी आए, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तैयार हो, घूमने चलते हैं। और तब का समय जब पिता और बेटे के बीच में ज्यादा खुलापन नहीं होता था, गैप रहता था एक। उनको लगा यार ऐसा कैसे हो गया, तो उन्हें साइकिल पर बिठाकर लेकर गए। वो बताते हैं कि जिस जगह पर लेकर गए, पूरा उनका परिवार पूरे साल में 1-2 बार ही वहां जाता था, किसी बड़े फंक्शन पे, कोई एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो जाना होता था। मतलब बजट से बाहर था वो, डेली नहीं जा सकते थे, मंथली नहीं जा सकते थे। तो वहां ले जाकर उन्हें बैठा दिया कि क्या खाओगे। तो अब बात क्या आई कि वहां पर भी लिमिटेड उनका वो था बजट कि हम ये ले सकते हैं, भाई समोसा, आइसक्रीम जो भी लेना था। तो उन्होंने बोला डरते डरते कि मैं ये लूंगा। तो उन्होंने डबल ऑर्डर किया कि ये भी लाओ वो भी लाओ, यानी बजट से बाहर। उसे पीने के लिए अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी। अब उसके मन में और ज्यादा शंका पैदा हुई, यार आज ऐसा क्या हो रहा है कि पिताजी खुद लेकर आए, इस यहाँ पर लेकर आए, और जो बजट था उससे ज्यादा का ऑर्डर दे दिया। तो उन्होंने पूछा डरते डरते कि पापा क्या हुआ, आज तो ना मेरा बर्थडे है ना आपकी एनिवर्सरी है, कुछ भी नहीं है। बोले कह रहे बेटा कुछ नहीं, मैं तेरे स्कूल में गया था और तेरा रिजल्ट आ गया और तू ना फेल हो गया है। अब जैसे ये सुना तो उनको लगा यार ये क्या मतलब, और फिर उसके बाद की स्टेटमेंट सुनना। उनके पिताजी ने बोला, और मैं तुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूं कि तू जीवन भर इस फेल शब्द से कभी ना डरे। तेरे मन से डर निकाल रहा हूं मैं फेल शब्द का, कि फेल होना जीवन खत्म होना नहीं होता। फेल होने का मतलब है आपका एक इवेंट, आपका एक प्रयास, वो फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए। और देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। तो यहां से अपने जीवन में एक बिलीव बना लेना कि जब भी कभी फेल हो तो ये दिन याद करना। और उसके बाद अनुपम खेर बताते हैं कि मैं डायरेक्टर के तौर पे फेल हुआ, कितनी प्रोजेक्ट में फेल हुआ, जब भी फेल हुआ डिप्रेशन आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस कनेक्ट कर गया कि फेल होने का मतलब जीवन खत्म होना नहीं होता। तो यही काम आप बच्चों के जीवन में कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने उनको दिखा दिया कि फेल होना पता नहीं क्या है, तो फिर वो मिसकॉन्सेप्ट बनेगा, बच्चा पता नहीं क्या कदम उठा ले। तो ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या है, कई बार अथॉरिटी ना बायसनेस करती है, भेदभाव कर लेती है, किसी भी ग्राउंड पे कर सकती है। वो बहुत सारे ग्राउंड रहते हैं जिसके नाम पर भेदभाव हो जाता है बच्चों के साथ। वो भेदभाव बच्चे के जीवन में एक गलतफहमी पैदा कर देता है पूरी सोसाइटी के लिए। देखो किया एक सिस्टम ने है, लेकिन बच्चा सबको उसी नजर से देखता है कि यहाँ पर तो कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपना अपने का फेवर करते हैं। तो ये हमें नहीं करना। अब अगर आप किसी बच्चे का मिसकॉन्सेप्ट हटाना चाहते हो, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि इस बच्चे का मिसकॉन्सेप्ट है क्या, किस चीज को लेकर इसे गलतफहमी है, तभी तो उसे हटा पाऊंगा। पहले मुझे पता करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग से, पूर्व ज्ञान परीक्षण से। उसका पहले का ज्ञान क्या है उसे पहले जांचो। कैसे जांच सकते हैं? सवाल करके, डिस्कस करके पता लग जाएगा कि बच्चा जानता क्या है इसके बारे में। पहली पहचान, डॉक्टर भी क्या करता है, पहले बीमारी की पहचान करते हैं कि पता चल जाए बीमारी है क्या, तभी तो ठीक होगी। तो मिसकॉन्सेप्ट पहले पहचानना पड़ेगा कि वो है क्या, तब उसे आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको उस बच्चे के और उस मिसकॉन्सेप्ट के बीच में तर्क कराना है, लॉजिक्स कराने हैं। बच्चा आपके सामने बोलता है कि मैं हमेशा फेल हुआ हूं। अब आपको उसे बोलना है कि बेटा आप कितनी बार फेल हुए हो? 3 बार। तो 3 बार का मतलब हमेशा नहीं होता। और दूसरी बात, आप पहले फेल हुए थे, ये इस बात का कोई वो नहीं है कि आप आगे भी फेल होंगे। भाई मैं एक बार फेल हुआ, अब सचिन भी 0 पे आउट होते हैं, कोहली भी 0 पे आउट होते हैं, तो क्या वो हमेशा ही होंगे? नहीं। फेलियर तो सबकी लाइफ का पार्ट है। और देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। फीडबैक लो और आगे बढ़ो। तो आपको सवाल जवाब कराने हैं उनके मिसकॉन्सेप्ट के साथ, तर्क लगवाना है, लॉजिक्स लगवाना है, ताकि बच्चा खुद ही समझ जाए कि हाँ जो मैं सोच रहा था ना वो गलत था। उसे बाहर से दोगे तो वो आपकी बात को रिजेक्ट कर देगा। उसी से सवाल करो और उसी से जवाब निकलवाओ। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, साइंटिफिक आपको अप्रोच लेनी है। उनको साइंटिफिक एविडेंस देने हैं, साइंटिफिक फैक्ट देने हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके अंदर विकसित करना है। और जितना आप उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोगे, उतना वो अपने जितने भी बिलीफ सिस्टम को पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़कर मिसकॉन्सेप्ट बनाकर बैठे थे, वो सारे उनके खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्यों खत्म होंगे? क्योंकि वो आपसे सवाल तो करेगा ना कि मैं ऐसा क्यों मानूं,
तो आपको उनको क्या देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। तो वो आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो आपने काम पूरा नहीं किया। और उसके बाद आपको क्या करना है, असेसमेंट करनी है, देखना है ना पहले क्या था अब क्या है। पहले पता चला मुझे ये इस बारे में गलत सोचता है, अब मैं दोबारा देख रहा हूं कि अभी भी वही सोचता है या नया कॉन्सेप्ट इसका बन गया। तो वो बातचीत करके हो सकता है, एग्जाम के जरिए हो सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन अपनी बिल्कुल करेक्शन के साथ दो। जो भी आप बोलो उसके पीछे एक फैक्ट होने चाहिए, उसके पीछे प्रमाण होने चाहिए, उसके पीछे आपका अनुभव होना चाहिए। आप पढ़ी पढ़ाई बात को बोलोगे तो वो बच्चा भी पकड़ लेगा कि इसने भी कहीं से उधार लेके यहाँ पे आके बोल दिया। तो आपको वो सारी चीजें पहले अपने दिमाग में तपानी पड़ेगी, निखारनी पड़ेगी। उसके बाद उनके सामने जाके करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, करेक्ट आपको इंस्ट्रक्शन का तरीका लेना पड़ेगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग देनी पड़ेगी। एक टीचर ना चाहते हुए भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो करता ही करता है, क्योंकि बच्चे आपको क्या मानते हैं, अथॉरिटी मानते हैं। ये मानते हैं कि यार टीचर को पता होगा। आप भी तो हमारे पास आ जाते हो ना कि सर एमए के बाद क्या करूं, बीएड के बाद क्या करूं, बीएड के साथ क्या करूं। मैं ना भी चाहूं तो भी मुझे बच्चे ही पूछेंगे। तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहो कि बच्चा आपके सामने आएगा और आपको उन्हें गाइडेंस एंड काउंसलिंग देनी है। आप अपने सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ोगे भी, एक सेमेस्टर में आपके पास है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, जिससे आपको बेसिक पता लगेंगे। बाकी ये अनुभव का काम है, आप जितना एक्सपीरियंस करते रहोगे उतना आप बच्चे के साथ सही दिशा में गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे पाओगे। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है बच्चे के जीवन में, कोई उसके दिमाग में फोबिया बैठ गया, कोई ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ गया, कोई पास्ट इवेंट इतना भारी है कि उससे उभर ही नहीं पा रहा है, तो आप मनोचिकित्सक की मदद ले सकते हो। आप उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हो, स्पेशल एजुकेटर के पास ले जा सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत भारी कोई इवेंट है जिसने डर बैठा दिया इस बच्चे के मन में, या जिसकी वजह से बच्चा नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पा रहा है, ये बिल्कुल लास्ट की बात है, उससे पहले गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको देनी है। कोई डाउट इसमें? तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के कुछ मिसकॉन्सेप्ट आज दूर करते हैं पहले अपने 3-4, ताकि हम अपने बारे में पहले दूर करें, फिर बच्चों के भी करवा पाए। सबसे पहले क्या है, हम एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, ये मान ले। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एकमात्र तरीका नहीं है, या जो आप पढ़ाओगे जाके वो भी एकमात्र तरीका नहीं है। तो अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, तो हमें अपना ये मिसकॉन्सेप्ट दूर करना पड़ेगा कि एक ही तरीके से सब बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चे भी अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जो कल एक सवाल भी आया था, एक बच्चे को दूसरे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि जो क्लास में पढ़ाया जाए वही एजुकेशन है, स्कूल के बाहर भी एजुकेशन चलती है ना। आप जीवन भर सीखते हो, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, सोसाइटी से। आप जीवन, आप मेट्रो में बैठे हैं, आपके सामने कोई आया, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी, आपने सीख ली कि ऐसे पहना जा सकता है। तो अब वो आपका टीचर नहीं बना, उसकी नजरों में तो उसे पता ही नहीं है, पर आपने सीख लिया। तो ऐसे जीवन भर आप चीजों से सीखते जाते हो। तो जरूरी नहीं कि जो स्कूल में सीखा है या क्लास के अंदर सीखा है वही शिक्षा है, शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती है। तो ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि स्कूली शिक्षा ही सारी शिक्षा है। इसके अलावा कुछ केसेस में टीचर की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, इसमें उसने आपको टीच नहीं किया आके कि देखो ये पहना करो। आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो, इंस्टा पे जाकर आपको लगा यार ये कलर बड़ा अच्छा लगेगा, आपने सीख लिया, वहां पे टीचर नहीं था पर आपने सीख लिया। लर्नर का होना जरूरी है। चाइना में कहावत है, लर्नर फर्स्ट, टीचर बाद में आएगा। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा, कहीं से भी सीख लो। नहीं सीखने की इच्छा तो आपके सामने कोई भी आ जाए। तो टीचर की जरूरत से पहले किसकी जरूरत है, सीखने की, और सीखने की इच्छा होने की। इसके अलावा क्या है, लर्निंग की स्पीड, जो पेस चलती है उसकी, वो हर किसी की अलग अलग होती है। एक बच्चा आपके कहते ही समझ गया, एक 2 दिन बाद समझ सकता है। एक बच्चे को एक दिन में 10 लाइन समझ में आती है, दूसरे को 15 और तीसरे को 5 आ सकती है। और अगर आप ये मान के चलोगे तो बच्चों पे गुस्सा भी नहीं आएगा कि सबकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। सफलता की स्पीड सबकी अलग अलग है। कोई 50 में रिटायर होता है, कोई 50 में अपना काम शुरू करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसी ने 50 में रिटायरमेंट ले ली, सचिन देखो 40 में रिटायर हो गए, और दूसरा कोई ऐसा हो सकता है जो अभी अपना बिजनेस 50 में शुरू करने की प्लानिंग करेगा। तो सबकी स्पीड अलग अलग है, जीवन की, पढ़ाई की भी, सफलता की भी, सब चीजों की। इसके अलावा टीचिंग एबिलिटी, पढ़ाने की जो आपकी एबिलिटी है, वो सिर्फ टैलेंट नहीं होता, वो सिर्फ आर्ट नहीं है, वो एक साइंस भी है जो सीखी जा सकती है। मतलब आपके अंदर हो सकता है कि वो एबिलिटी आपको नेचुरल ना मिली हो, लेकिन आप कमिटमेंट के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए उसे इंप्रूव कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ उनकी टीचिंग एबिलिटी अच्छी होती है, उनको पढ़ाने से प्यार होता है, पढ़ाते हैं अच्छा,
दूसरे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, वो भी वहां पर आ सकते हैं। तो ये मान के मत चलो अरे यार मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता तो मैं प्रैक्टिस भी क्यों करूं, नहीं। आपको पहले दिन लगा मैं नहीं पढ़ा सकता, अगले दिन कमिटमेंट के साथ मेहनत करो, अपने ऊपर सब्जेक्ट पर मेहनत करो, अपने कंटेंट पे मेहनत करो, अपनी प्रेजेंटेशन पर मेहनत करो, तो एक दिन आप भी सीख जाओगे। तो ये किसी के साथ बाय बर्थ नहीं आता, बाद में सीखा जा सकता है। कौन सा काम? टीचिंग का। इसके अलावा हमारे कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, ये बड़ा जरूरी है जानना, मेरा कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, मैं किस पार्टी को मानता हूं, मैं किस धर्म को मानता हूं, मैं किस कास्ट के साथ बिलोंग करता हूं, ये सारे बिलीफ मेरी क्लास में नहीं आने चाहिए। पर्सनली मेरी लाइफ का अपना मुद्दा कुछ भी हो। और मैं हमेशा ये बोलता हूं बच्चों को, जो भी स्टूडेंट आते हैं, कि कभी भी कोई ऐसा स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे मत लगाया करो जो हिंसा को भड़काता है, भले वो आपकी कास्ट को, आपके रिलीजन को, आपके विचारों को सपोर्ट करता हो। इंडिविजुअली आपको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आप उसे कभी भी ऐसे, क्योंकि आप क्या हो, सोसाइटी के जिम्मेदार नागरिक हो, टीचर के हाथ में जिम्मेदारी होती है। अगर वो भी इनमें पड़ गया ना, जैसे मैं यहाँ कर ये देखने लग जाऊं मेरी कास्ट का बच्चा कौन है, मेरे धर्म का बच्चा कौन है, मेरे स्टेट का बच्चा कौन है, मेरी तरह पॉलिटिकल पार्टी में कौन बिलीव करता है, तो फिर मैं टीचर नहीं हूँ। टीचर बनने के लिए सारी चीजें क्लास के बाहर होनी चाहिए, इवन स्कूल के बाहर होनी चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ में आप किसको वोट करते हो, किसको सपोर्ट करते हो, आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम का मामला है। लेकिन टीचिंग के टाइम आप बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के सब बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।